नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टैप मीडिया स्टूडियो के हमारे प्यारे ओशो प्रोग्राम में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्यारे ओशो प्रोग्राम में हम बात करते हैं ओशो के बारे में। ओशो को भगवान रजनीश भी कहा जाता था। बेसिकली जब शुरुआत उन्होंने की थी तो शुरुआत में ही उनका नाम रजनीश था और फिर रजनीश से वो भगवान रजनीश बने और उसके बाद वो ओशो बने। पर आजकल के लोग उनको ओशो के नाम से ज़्यादा जानते हैं। दुनिया में इस वक्त इंटरनेट पर गूगल पर सर्च किए जाने वाला जो सबसे सर्वप्रथम नाम है, यानी कि सर्वाधिक सर्च किया जाने वाला नाम है, वो ओशो ही है। आप यूट्यूब पे भी अगर उनको देखेंगे तो यूट्यूब पे भी उनकी वीडियो देखने वाले लोग करोड़ों में, और दिन प्रतिदिन उनकी गिनती बढ़ती ही जा रही है। लोग उनकी ध्यान की विद्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। पर दोस्तों, एक समय ऐसा था जब हमारे प्यारे ओशो अपने शरीर में थे तो इस दुनिया के लोगों ने उनको कई उपाधियों से अलंकृत किया। आप सुनेंगे तो आपको ताज्जुब होगा, और हो सकता है ताज्जुब ना भी हो। ओशो को यानी भगवान रजनीश को जो उपाधियां दी गई वो दी गई सेक्स गुरु, अमीरों के भगवान, ऐसे ना जाने कितने शब्द लोगों ने प्रयोग किए। और जब भगवान रजनीश अपने उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचे, जबकि कहा जाए कि वो अपने जो भी उनको ज्ञान था उसकी चरम सीमा पर थे, उस वक्त उनको एक उपाधि दी गई आध्यात्मिक आतंकवादी की। क्योंकि एक दूसरे धर्म के लोगों को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान रजनीश ओशो हमारे धर्म को इस पृथ्वी से ही मिटा दे। फिर शुरू हुआ उनके खिलाफ एक षड्यंत्र। खैर, ये एक अलग बात है, हम उसकी बात फिर कभी करेंगे। आज हम आपको हमारे प्यारे ओशो प्रोग्राम की श्रृंखला में हम आपकी मुलाकात कराएंगे आज एक ऐसी माँ से जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं, और उन्होंने अपना जो जीवन संघर्ष था उसमें भी उसका उपयोग किया। अपने बच्चों को भी उसके थ्रू उन्होंने बहुत आगे तक पहुंचाया। उनके जीवन संघर्ष के बारे में भी जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि वो ओशो से कैसे मिली और उनको ओशो से प्रेम कैसे हुआ। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं माँ प्रेम योगिनी जी से। प्रणाम माँ। तो मेरा आपसे पहला प्रश्न तो यही है कि जीवन में पहली बार आपने भगवान रजनीश या ओशो का नाम कैसे सुना? जी, अभी आप परिचय देते हुए कह रहे थे कि ओशो को बहुत सारी उपाधियां दी लोगों ने। उनमें से एक उपाधि आपने बताया, जग जाहिर भी है, कि सेक्स गुरु के नाम से जानते थे। ये पहला शब्द ओशो के बारे में जो मेरे कान में पड़ा था, ये उसी दौर में पड़ा था जब इनका भयंकर विरोध हो रहा था सेक्स गुरु के नाम से। कुछ अखबारों में हर संडे को एक टॉपिक आता था, नाम जहन में गया था बट विरोध के थ्रू। ये 1984 के आसपास की बात रही होगी। तब मैं एक छोटी बच्ची थी और स्टूडेंट थी। जीवन के प्रति जो सबका दृष्टिकोण होता है माता पिता का कि इस तरह से हम अपने बच्चों को बड़ा करेंगे, वो दौर था मेरा। तो वो सारे सिस्टम से मैं गुजरी, बड़ी हुई। फिर 96 में एक बुक मेरे हाथ में आई, साधना के सूत्र। जब उसको पढ़ा, आप देखिए 84 से 96 तक काफ़ी कुछ मेरे अंदर से गुजरा होगा, घटा होगा। समाज के प्रति, अपने जीवन को लेकर हम चाहते कुछ हैं और हमारे साथ संस्कारों के तहत हो कुछ और रहा होता है। कभी हम अपने माता पिता की इज्जत का सोचते हैं, कभी हम भाई बहनों का सोचते हैं। हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते, तो वो कुछ एक खलल सी पैदा हो जाती है हमारे मन में। लेकिन उसके जवाब सो कॉल्ड बाबाओं के पास, संतों के पास, जो हमें अब तो मैं गुमराह करना ही कहूँगी, जो हमें गुमराह कर रहे थे, उनके पास भी उनके जवाब नहीं थे। परंतु ओशो की
किताब ने मुझे सारे जवाब दिए। तो नाना करते प्यार उन्हीं से कर बैठे। वाह, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जी। नाना करते आप प्यार उन्हीं से कर बैठे। जी अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है आपके जीवन में एक घटना हुई थी जी कि आपके शायद आप अपने घर के बाहर खड़ी थी या घर में जी थी जी जी और कोई बाबा कुछ भिक्षा लेने के लिए आए थे जी और उन्होंने अचानक से आपको कहा कि आप ब्याहता रहेंगी भी और नहीं भी रहेंगी, जी जी ठीक है, और आप सन्यासिनी बनेंगी और हो सकता है सन्यासिनी ना भी रहें। जी। तो इस बारे में मेरे को कुछ बताइए आप। हुआ यूँ था कि मैं अपना टेरेस साफ कर रही थी, तो ग्रिल होती है सबकी गली की तरफ, तो वहाँ मैं सफाई कर रही थी। तो एक बाबा गुजरा और मेरे घर से क्रॉस कर गया, तीसरे चौथे घर तक चला, एकदम वापस आए। उनमें ग्रेस था, तो मेरा भी उधर आकर्षण हुआ, आँख ने देखा उधर, वापस आ गए और कहने लगा माई तुझे जोग आएगा बहुत बड़ा। और मैं एक क्रिटिकल हंसी नहीं होती व्यंग वाली, वो हंस के मैंने, अरे मेरे अंदर इतना लोभ, क्योंकि मैंने विदाउट डाउरी मैरिज की थी, एक आइडियल लाइफ जीना चाहती थी मैं। तो मुझे अपना सारा जो जीने के लिए बेसिक सामान चाहिए वो सारा अभी बनाना है, और गाड़ी लेनी है, मकान खरीदना है, प्रदेश था मेरे लिए, तो इतना लालसा थी कमाने की, चैलेंजेस थे सामने। तो जोगन के नाम से तो मुझे हंसी आएगी, मैंने हंस के टाल दिया। तो वो सारी चीज़ें प्राप्त करते 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 देखा कि यार खुशी तो इसमें भी नहीं मिली। उस समय लगती थी जब मटेरियलिस्टिक वर्ड के लिए एक हैप्पीनेस रहती थी अंदर की, आज ये खरीदा है, ये खरीदा है, लेकिन वो भी खत्म हो गया, इट वॉज ओवर। हर चीज़ जब आ गई तो इट वॉज ओवर। फिर एक नई प्यास जागी, नई प्यास जागी। तो उस प्यास को जब मैंने मिटाने के लिए बुक्स का सहारा लिया, शिविर्स का सहारा लिया, तो मास्टर ने जो बात बोली है वो मेरे साथ हैपन हुई। वो बात इस तरह से कि जब आप प्रसन्न रहने लगते हैं तो सबसे पहले विरोध वही व्यक्ति करता है जो आपके जीवन का प्रथम व्यक्ति होता है। अगर ब्याहता है तो प्रथम व्यक्ति कौन होगा? पतिदेव होंगे, जिसको हम परमेश्वर माने बैठे होते हैं। हिंदुस्तानी स्त्री जो है जिसको परमेश्वर माने बैठी होती है। लेकिन जब हमें मास्टर समझाते हैं कि तुम भगवान हो, सिर्फ उसे जगाना है, तो उसका मतलब ये है कि हमने अपने पे वर्कआउट करना है सारे फर्ज पूरे करते हुए। लेकिन हिंदुस्तानी घरों में ये बड़ा ही मुश्किल काम है, लगभग असंभव के बराबर। बहुत सारी चीजों को तोड़ते फोड़ते हुए आपको आगे आना पड़ता है। तो उस दौर से जब मैं गुजर रही हूँ अपने अंदर के भगवान श्री की बात को सुनकर खोजने में, तो उस बाबा ने जो बात कही थी, दैट हैपेंड इन 2006। तो हुआ यही कि जो वो कह के गए थे, ना तू मतलब जोगन तो तू बनेगी, ना गृहस्थी रहेगी, ना ब्याहता रहेगी। तो वो मिक्सचर है, सारे शेड्स हैं मेरी लाइफ में। माँ, आपने जो ओशो की सबसे पहली किताब पढ़ी थी जी, साधना के सूत्र जी, वो आपको कैसे मिली और पढ़ने के बाद आपके जीवन में क्या चेंजेस आए, क्या बदलाव आए? जी, थोड़ा उस बारे में हमें बताइए। जी। एक्चुअली जहाँ मैं रहती थी उसके सामने एक भैया रहते थे। वो देखते थे भी ये जीवन तो मेरा लगभग रिबेलियस में थी, पर वो ओशो को पढ़ते थे। अब पता नहीं मास्टर ने ये खेल खेला है कि इस बच्चे को मेरी जरूरत है, उनके द्वारा ये पुस्तक मुझ तक पहुंचाई है, महेश भैया के द्वारा। तो उन्होंने मुझे ये पुस्तक ऐसे ही दे दी कि रेटू दीदी ये पढ़ो आप। अब मेरे को पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही घर गृहस्थी से समय बचता उठा के किताब बैठ जाती। जो प्रश्न मेरे मन में आते थे, जैसे हम सामाजिक लोग हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा ना हो तो क्या होगा, तो वो सारे जवाब एक एक करके मिलते गए। तो क्रांति घटनी शुरू हो गई, बीज जो है वो धरती में पड़ना शुरू हो गया। अध्यात्म की प्यास तो पहले से थी, लेकिन वो अध्यात्म जो हमारे घरों में दिखाया जाता है वो उस टाइप का अंदर जो है ना फील गुड नहीं आता था, प्यास नहीं मिटती थी। आप कह सकते हैं कि वो आडंबर सा दिखाई देता था, भी इससे कुछ हो नहीं रहा है जीवन में। तो वो क्रांति आनी शुरू हो गई। मुझे जहाँ तक समझ में आया जी कि, और जैसा कि आपने कहा भी, जी, आप ओशो की प्रेमिका पहले बनी जी और सन्यासी बाद में। जी जी। तो आपने ओशो का सन्यास किनसे लिया, जी, कैसे लिया और कहाँ लिया? देखिए पहले पुस्तक एक पढ़ी, ठीक है, उसके बाद प्यास जागी,
छुपा छुपा के पुस्तक लाती थी, ब्राउन पेपर में पैक करके। क्रांति घटी ना तो फिर तो बिंदास पुस्तक लाती थी दिखा दिखा के ये बनाया ओशो ने मुझे तो पुस्तकें आने लगी, बल्कि गिफ्ट भी करने लगी मैं औरों को। जैसे कुछ मैं ट्यूटर रही हूँ तो कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स दूसरे जैसे ब्रह्मा कुमारी, राधा स्वामी, उनको डिनाई कर नहीं किया मैंने। वो भी पहली सीढ़ी हो सकते हैं किसी की और आखिरी नहीं हो सकते मेरे हिसाब से, मेरे जीवन के हिसाब से जो मेरे साथ हुए। तो उनको भी मैं गिफ्ट करने लगी पुस्तकें। जो हमें अच्छा लगता है तो हमें लगता है हमारे मित्रों को भी वो अच्छा लगना चाहिए, उनको उन तक भी पहुंचना चाहिए। तो पुस्तकों के बाद फिर सुना करती थी कि शिविर्स होते हैं, लेकिन पता नहीं था क्योंकि एक आम स्त्री की तरह थी कि कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। लेकिन वो सेक्स गुरु वाला कंसेप्ट भी दिमाग में था। लेकिन क्योंकि सिंगल हो चुकी थी मैं, उस समय सिंगल पेरेंट थी, तो एक दिन ऐसे बैठे बैठे ख्याल आए रहे तो तेरे को तेरी मर्जी के बिना कोई कुछ नहीं कह सकता। एक डेडलाइन तय की कि यहाँ तक हर एक से बात करनी है, उसके बाद बात नहीं करनी। डेडलाइन के तहत वो फिर शिविर के किसी ने बताया तो पहला शिविर अटेंड किया, दूसरा किया, तीसरा किया। सभी लोग कहते थे तू जीती तो उसी हिसाब से ही है, संन्यास्त क्यों नहीं हो जाती, माला क्यों नहीं ले लेती। लेकिन अंदर से भाव नहीं उठता था कि एक टॉप बैटरी चाहिए ओशो की जो मेरे को चार्ज कर सके। 2017 में 3 दिन का शिविर था नजफगढ़ ओशो धाम में। माँ धर्मज्योति, माँ नीलम भी तब थी बॉडी में, ये इनका शिविर था। माँ धर्मज्योति और माँ नीलम का शिविर था। हालांकि मैंने नोट नहीं कराया था क्योंकि मैं ट्यूटर थी तो मैं 3 दिन के लिए नहीं जा पाई। जैसे ही मुझे मौका मिला तो मैं संडे को निकल गई 1 दिन का करने के लिए। पहुंची तो रूम भी अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा ठीक है मैं बाहर रह जाऊंगी पर मुझे वापस मत भेजो। हो गया चलो। मैं अभी बैग रख ही रही थी तो एक कपल निकल गया रूम से, बोलो रूम खाली है आप ले सकती हैं। मतलब कैसे कैसे इत्तेफाक बनते चले गए तो रूम भी मिल गया। फिर शाम को वो लास्ट डे था संडे, तो संध्या कीर्तन चल रहा था, संन्यास भी चल रहा था, सेलिब्रेशन। अब पहले नाम लिखवाना पड़ता है, पूरा सिस्टम है उसका। अच्छी खासी मैं सूफी सॉन्ग्स चल रहे थे, म्यूजिक चल रहा था, मैं डांस कर रही थी और अचानक से बैठ के रोने लगी बच्चों की तरह। और एक 27 साल के सन्यासी सिविल इंजीनियर थे और किसी शिविर में मुझे पहले मिले थे, ऐसे परिचय, बस हेलो हाय हुई थी। तो माँ अभी तो तुम नाच रही थी, अभी तुम रोने लगी, क्या हुआ? मैं मुझे सन्यास लेते कहते ऐसे थोड़ी होता है, नाम लिखवाना पड़ता है, माँ धर्मज्योति जी का सन्यास है ये। मैंने कहा मुझे अभी चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे सन्यास होना है। फिर उन्होंने किसी सीनियर स्वामी जी को बोला कि इस माँ का तो बहुत भाव हो रहा है, तो रो रही है बहुत। तो उन्होंने आगे बात की, फिर उन्होंने एक सीट देखी कि खाली थी, जिनका सन्यास होना होता है उनके लिए एक पर्टिकुलर सीट कलर की लगाई जाती है, वो वहाँ बैठे होते थे। तो बोले जाके बैठ जाओ माँ, मेरा सन्यास हो गया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस। जब मैं पहले देखा करती थी तो मुझे लगता था पता नहीं क्यों रो रहे होते हैं क्या हो जाता है इनको। और मेरा तो जिंदगी में रोना धोना काफी हो चुका था, मुझे लग रहा था मेरा रेचन काफी हो चुका है, आप तो नाचते जाएंगे और नाचते हुए आएंगे। लेकिन वहां गई ना तो जैसे ही माँ ने थर्ड आई को टच किया और माला दी मुझे, साक्षात मुझे ओशो दिखाई दिए और अंदर एंटर जैसे हुए बॉडी कांप गई मेरी और आंसू। और अभी भी देखिए मुझे क्या हो रहा है उनके साथ। इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। सच में कुछ होता है वहां पर, मुझे वो कुछ बताना नहीं आएगा मुझे क्या होता है वो। तो यानी कि मैं अगर आपको ये कहूँ कि आप अगर ओशो को शब्दों में बयान करें तो क्या कह सकेंगी आप? जो मैंने महसूस किया है और अभी पूरा नहीं किया होगा, शायद जर्नी बाकी है। अल्टीमेट शब्द, ओशो इज अल्टीमेट। कोई कहे ना मैं इस बात को काट सकता हूँ, डाइवर्ट कर सकता हूँ, नोबडी कैन। अल्टीमेट ट्रुथ जो होता है ना, ट्रुथ तो अल्टीमेट ही होता है, खैर वो है ओशो। शायद बहुत जन्मों की तपस्या के बाद मास्टर मिले होंगे मुझे। मैं तो नतमस्तक हूँ और अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। मेरे पास बहुत शब्द नहीं है क्योंकि मैंने हिंदी और ये ज़्यादा पढ़ा नहीं है, इंजीनियरिंग की हुई है। तो आप जैसा कि आप परिचय में भी बता रहे थे, तो साइंस की डेफिनेशन तो बता पाऊंगी, इनके बारे में अच्छा महसूस जो करती हूँ वो बता नहीं पाऊंगी मैं। जी।
अच्छा, आपने जिनसे संन्यास लिया जी उन्होंने क्या ओशो से संन्यास लिया हुआ था? जी, माँ धर्मज्योति जी ओशो के समय की उन चंद महिलाओं में से हैं जो शुरू में ओशो से जुड़ी थी। मैंने अभी मिल के आई हूँ ये 2-3 दिन पहले ही, तब भी मेरी बात हुई कि माँ आपका घर है वहाँ पर, बोलने अब तो नहीं है, अब सब यही है। तो बड़ी खिली हुई चेतना है वो। अच्छा, यानी अभी वो शरीर में है? हाँ जी, वो शरीर में है, बॉडी में है। ये नजफगढ़ आश्रम में ही रहती हैं, इनफैक्ट ऑलमोस्ट वहाँ रहती हैं। ये चंद जेम्स में से एक जेम है माँ धर्मज्योति ओशो के। जैसा कि आप गृहस्थ जीवन में हैं, जी शादी हुई जी और जो भी कुछ हुआ वो आपके लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, ओशो से प्रेम करते हुए जी आपने अपने परिवार को कैसे संभाला या अपने बच्चों को एक जैसे कहा जाता है ना कि गाइडेंस कैसे दी? उससे क्या ओशो का जो आपने ओशो से प्रेम करती थी उससे आपको कुछ सहायता मिली? क्योंकि ओशो का संन्यास तो आपने बाद में लिया, जी है ना? तो ओशो से प्रेम करते हुए आप में कैसे ऐसे संस्कार आए कि जो आपने बच्चों को दिए आपने, और बच्चे आज आपके, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, बहुत सक्सेसफुल हैं और अपनी एक उनका एक समाज में एक मुकाम है जी, है ना? उस बारे में थोड़ा सा मुझे कुछ बताइए आप। जी। ओशो पढ़ने से पोजेशन छूटा सबसे पहले तो, डिटैचमेंट जिसे कहते हैं, अटैचमेंट विद डिटैचमेंट। मतलब माँ तो मैं रही, माँ के फर्ज तो मैंने सारे निभाए, लेकिन उनकी लिबर्टी छीने बिना, बच्चों की लिबर्टी छीने बिना एक अच्छी माँ होने का पूरा मैंने फर्ज निभाने की कोशिश की। और वो कोशिश मुझे धीरे धीरे कामयाबी में कन्वर्ट होती भी दिखाई थी। और मुझे बल्कि लोगों ने रियलाइज कराया, प्राउड मॉम कह के स्टेजेस पे, जब उनकी वजह से मुझे सम्मानित किया जाता था, मैं तो ये सोचती थी यार मैं कुछ अलग थोड़ी कर रही हूँ, हर माँ करती है, हिंदुस्तानी हर माँ अपने बच्चों के लिए जीती मरती है, बाकी हर रिश्ता सेकेंडरी हो जाता है जब एक लड़की माँ बन जाती है। लेकिन लोगों ने रियलाइज कराया था यू आर डूइंग वंडरफुल आफ्टर बीइंग सिंगल पेरेंट, यू आर डूइंग वंडरफुल। तो चलो ये तो एक सेपरेट बात है। तो ओशो की सहायता ये मिली मुझे कि अगर हम बच्चे को आज़ादी देते हैं ना, लिबर्टी देते हैं, तो वो जिम्मेवार बनता है उल्टा। अगर मैं कब्जा जमाऊंगी कि तुझे ऐसे चलना है, ऐसे खाना है, ऐसे बैठना है, इतने बजे पढ़ना है, वो भटक जाएगा। वो चाहता एक सर्टेन एज के बाद, देखिए 12-13 साल तक तो पूरा लुक आफ्टर करना पड़ता है, जो मेरा अनुभव है। उसके बाद आप उसे थोड़ा स्पेस देंगे क्योंकि वो ग्रोन अप चाइल्ड है, बड़ा हो रहा है, उसके अपने भाव हैं, उसके अपने सोच है, डेवलप हो रही है। अगर मैं अपनी सोच थोपूंगी तो वो डेवलप नहीं हो पाएगा। अगर वो गलती करता है मैं उस पर नजर रखूंगी, लेकिन गलती करके जो सीखेगा ना वो मेरे कहने से गलती ना करने पे जिंदगी भर नहीं सीख सकता। गलती करके जो गुजरेगा ना वो उसको जिंदगी भर का सबक मिलेगा। अब माँ एक बहुत ही मतलब कड़वा प्रश्न कहा जाए या सख्त प्रश्न कहा जाए वो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। वो ये कि जैसे कि ओशो को सेक्स गुरु कहा जाता है, उन्होंने इस संदर्भ में किताब भी लिखी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ओशो की वो किताब संभोग से समाधि की ओर क्या आपने पढ़ी? और जब आप ओशो से प्रेम करने लगी थी, क्योंकि आपने मुझे ये बताया भी कि पहले आप किताबें छुप कर पढ़ा करती थी, फिर बाद में आप खुलकर पढ़ने लगी जी। तो इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? साधना के सूत्र, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, ये तो मैंने खरीद के और अपने पास आगे गिफ्ट भी नहीं की। मीरा पग घुंघरू बांध मीरा नाची और संभोग से समाधि, ये तो मैंने जो नॉन सन्यासीन थी, मैं ओशो की नॉन सन्यासीन थी, तो एक मंदिर हर घर में होता है, आज भी है, हम डिस्कार्ड नहीं कर पाते उसे, ड्रामा नहीं करते तो मंदिर होता है, फिर भी एक स्ट्रक्चर हमारे घर में होता है सबके, वो वहाँ रखी हुई है। मंदिर का ढंग बदल गया है। और जब मैं संभोग से समाधि खरीद कर लाई तो नोइंगली जो एक कॉमन प्लेस होता है घर में, मैं वहां पे रखती थी उसे। मेरे बेटे ने भी उसी क्यूरियोसिटी के साथ उठाया होगा कि अंदर कुछ पिक्चर्स मिलेंगी, पोस्टर्स मिलेंगे, वो देख रहा था एक दिन और मैंने देखा, फिर उसने रख दी चुपचाप। मैं चाहती थी कि इनके जहन में ये बात घुसे कि ये एक शब्द से ही हम लोगों को हिंदुस्तानी में परहेज करने लगते हैं,
उसको हम एक गाली मानते हैं, हालांकि उस वजह से हमारा जीवन हुआ है। हम बात कर रहे हैं तो उस क्रिया के थ्रू ही हम पैदा हुए हैं। आप चाहें तो उसे पूजा मान सकते हैं, चाहे तो गाली मान सकते हैं, इट्स अप टू यू ओनली, ये हम पर है। तो बच्चों को मेरे द्वारा ये चीजें पता चले तो बहुत अच्छी बात है, बजाय बाहर से। उनको ये पता चलना चाहिए कि हमारी मॉम क्या कर रही है, सही क्या है गलत क्या है, वो खुद जाने इस बात को। मैंने नहीं थोपा उन पर, मैं बस रख देती थी, जिसको इच्छा होगी वो देख लेगा, पढ़ लेगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है, टाइटल ही कंट्रोवर्सी बन गया बस, उसमें है ध्यान विधियां ही सारी, या इसके बारे में एक कंसेप्ट क्लियर कर रखा है जो हमें सिखाया गया है ऋषि मुनि, या हमारे ऋषि मुनि, सो कॉल्ड ऋषि मुनि, और या फिर हमारे समाज के द्वारा कि ये अपराध है। वो आप पढ़ेंगे तो उससे हम जान जाएंगे कि अपराध नहीं आता, इसमें अपराध बोध नहीं होना चाहिए उसमें। एक्चुअल में क्या है कि हम गुलाम रहे हैं जी, मुसलमानों के भी हाँ और जी, अंग्रेजों के भी। इतिहास तो हमारा यही रहा है। इसी वजह से हम जो ये शब्द संभोग कहा जाए तो हम इसको बुरा मानने लगे जी, हमारे दिमाग में भ्रांतियां बढ़ती चली गई, जी, जबकि हमारी मैथोलॉजी में कामदेव हैं, हाँ जी, है ना, हम उनकी पूजा भी करते हैं। जी, हमारे यहाँ काम को कभी बुरा नहीं माना गया। जी, ओशो ने भी जो किताब लिखी और इस बारे में बताया, जैसा कि आपने भी कहा, एक ध्यान की विधि भी है जी। ना। माँ, अब हमें ये बताइए कि आपके हिसाब से, या फिर ये कहा जाए कि ओशो की देशना क्या है? कितने शब्दों में बोलना है आपके ऊपर है। देखिए, अगर आपने एक लाइन में कहना है तो ओशो की पूरी देशना होश पूर्वक जीने की है। पूरी देशना का, जैसे बुद्ध की पूरी देशना का सार जो है ना, अपदीपो भाव, इसी प्रकार हमारे मास्टर ओशो की देशना का होश पूर्वक जीवन। जो भी करो होश पूर्वक, और ये तय है अगर हम होश पूर्वक करते हैं वो गलत हो ही नहीं सकता। एक ही बात हो सकती है, या तो होश या गलत। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, माँ ने हमारे हर प्रश्न का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपने उनके जो जवाब थे उनसे आपको बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। आपके जीवन में हो सकता है उससे कुछ बदलाव आ जाए। तो मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आप ओशो को जानते हैं तो और जानिए, और अगर नहीं जानते तो उनको जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितने भी सन्यासियों से आप बात करेंगे या जितने भी माओं से आप बात करेंगे तो ओशो की यही देशना है कि आप होश में रहिए, जागिए, क्योंकि अभी आप सो रहे हैं। तो दोस्तों, जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में ओशो के एक नए सन्यासी के साथ। तब तक आप खुश रहिए और ओशो ओशो होते रहिए। ओशो नमः।